हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, और जो इसमें आप लोग विज्ञान देखेंगे। और विज्ञान में भी हम आज बायोलॉजी वाले पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी क्वेश्चन को हम पाठ्यक्रम के हिसाब से अध्ययन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखेंगे दोस्तों, सजीव वस्तु, पहली हेडिंग है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, सजीव वस्तु क्या होती हैं। तो ऐसी वस्तु जिसमें श्वसन क्रिया हो, वृद्धि हो, विकास होता हो, उसे सजीव वस्तु कहते हैं। जैसे वृक्ष हो गया, वृक्ष में निरंतर वृद्धि होती रहती है, इसमें श्वसन क्रियाएं आदि होती हैं। जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, ये सभी सजीव वस्तुएं। कीड़े मकोड़े सभी सजीव वस्तुएं जिनमें निरंतर श्वसन क्रिया होती है या वृद्धि करते हैं, ये विकास करते हैं, अर्थात इन्हें हम लोग सजीव वस्तु के श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे निर्जीव वस्तु। तो सजीव का उल्टा होता है दोस्तों। यहाँ पे निर्जीव में देखिएगा, निर्जीव वस्तु किसे कहेंगे, तो जिसमें श्वसन क्रिया नहीं पाई जाएगी, जिसमें वृद्धि नहीं होती है, उसको हम लोग निर्जीव वस्तु कहते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी चीज़ें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उसे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं दोस्तों। और निर्जीव वस्तु का उदाहरण आपके सामने है, जैसे चट्टान हो गया, कुर्सी हो गई, किताब हो गया, सभी क्या हैं दोस्तों, निर्जीव वस्तुएं हैं। ये लोग निर्जीव वस्तु कहलाती हैं। यहाँ पर देखिएगा, सजीव दो प्रकार के होते हैं। सजीव को अगर बांटें दोस्तों, इसको भागों में बांटें तो सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु और एक पादप। जंतु तो आप लोग समझेंगे, जंतु क्या होते हैं तो आप लोग जानते हैं, लेकिन पादप नहीं जानते हैं। पेड़ पौधे के समूह को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है उसे विषाणु हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश शब्द है इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों वायरस। क्या बोला जाता है, वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। दोस्तों सजीव और निर्जीव में अंतर हम लोग देखेंगे कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। तो आप लोग देखिए, सजीव जो होता है उसमें एक कोश की संरचना पाई जाती है, निर्जीव में एक कोश की संरचना नहीं पाई जाती है। सजीव जो होते हैं वे श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, सांस आदि कर लेते हैं ये लोग, और जो निर्जीव होते हैं वे श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सजीव में निरंतर वृद्धि होती है, ये विकास करते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वे वृद्धि और विकास नहीं करते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, जो सजीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता पाई जाती है, निर्जीव में संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। आगे देखिएगा, सजीव जो होता है वे भोजन पानी हवा की आवश्यकता होती है सजीव को, और निर्जीव को भोजन पानी हवा की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है अंतर आप लोग पढ़ रहे हैं। सजीव में उत्सर्जन की क्रिया होती है, निर्जीव में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। सजीवों में प्रजनन पाया जाता है, निर्जीवों में प्रजनन नहीं पाया जाता। प्रजनन का मतलब होता है दोस्तों अपने जैसा जीव पैदा करने की क्षमता। सजीव जो होता है उसमें अनुकूलन भी होता है, निर्जीव में अनुकूलन नहीं होता है। और सजीव में जीवन चक्र पाया जाता है, निर्जीव में जीवन चक्र नहीं पाया जाता है दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला है कि प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वस्तुएं जिसको इंग्लिश में नेचुरल थिंग्स बोलते हैं दोस्तों, या गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान की दी हुई उपहार होती हैं। अर्थात वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उसे हम दोस्तों बोलते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। वे वस्तुएं जो हमें भगवान के द्वारा फ्री में मुफ्त में मिली होती हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वस्तु। जैसे दोस्तों आप लोग देखिएगा, जैसे वायु या भगवान के द्वारा हमें दी गई है या फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। पौधे हो गया, मिट्टी हो गई, सूर्य, कोयला, नदी, झील, पेट्रोल इत्यादि सभी दोस्तों ये क्या हैं, ये प्राकृतिक वस्तुओं के श्रेणी में आती हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। तो मानव निर्मित वस्तुएं वे वस्तुएं कही जाती हैं दोस्तों जो मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है, जिसके बनाने में योगदान, अहम योगदान मनुष्य का होता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, साबुन हो गया, कपड़ा हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अर्थात वे वस्तुएं जिनका निर्माण हम स्वयं से करते हैं, अर्थात जिनका निर्माण करने में मनुष्य अपनी अहम भूमिका निभाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। ये बात आप लोग ध्यान देखिएगा, मैन मेड थिंग्स। आगे देखिएगा दोस्तों, प्लास्टिक के बहुलीकरण की प्रक्रिया बताई गई है। तो प्लास्टिक की बहुलीकरण प्रक्रिया आप लोग देखिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ये दो प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपके ये पाठ्यक्रम में आधारित है इसलिए मैंने इसको लिया। ये जो बहुलक है, बहुलक कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहुलक क्या होते हैं। जब किसी पदार्थ का निर्माण कई सारे अणुओं से मिलकर बनाते हैं
या जब किसी पदार्थ का निर्माण कई सारे अणुओं से मिलकर होता है तो उसे बहुलक और इस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं दोस्तों। तो किसी भी पदार्थ बनाने में जितने भी अणुओं का निर्माण होता है, जितने भी अणु लगे होते हैं, उन्हें हम लोग बहुलक कहते हैं। और तथा जो यह प्रोसेस है दोस्तों वह बहुलीकरण कहलाता है। बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों पौधों और जंतुओं में समानता। इसको आप लोग देखिएगा, पौधे व जंतुओं में कैसे समानता पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब पौधे और जंतु जो होते हैं एक समान दृष्टि से क्या इसमें मिलता है, इनमें क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। देखिए, जो पौधे होते हैं दोस्तों, वे पौधे भोजन करते हैं, इनको पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है और जंतु को भी भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात इनमें समानता पाई जा रही है, समान इनमें अंतर पाया जा रहा है। पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं और जंतु भी श्वसन क्रिया करते हैं। उत्सर्जन पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। वृद्धि पौधे भी करते हैं, जंतु भी करते हैं। प्रजनन पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं। संवेदनशीलता पौधों में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। अनुकूलन का जो बात है दोस्तों, वह पौधों में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रख के श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, संवेदनशीलता, अनुकूलता, तो आप इसको ध्यान में देख के ये जंतु और पौधों दोनों में पाया जाता है। अर्थात हम इस आधार पर कह सकते हैं कि पौधे व जंतु में काफ़ी समानता पाई जाती है। और यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट है कि पौधे व जंतु में भिन्नता भी पूछता है कि भिन्नता क्या होती है। तो पौधे जो होते हैं दोस्तों वह जो अपना भोजन होता है स्वयं बनाते हैं और जंतु जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पौधे जो होते हैं वह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जंतु जो होते हैं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यह विभिन्नता पाई जाती है। आगे देखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती है। गति को, मोशन को ध्यान में रखें तो पौधों में गति नहीं होती है, जंतुओं में गति होती है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। संवेदना की बात करें तो जो पौधे होते हैं उनमें संवेदना बहुत कम होती है और जंतुओं में संवेदना जो होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। अब आगे देखेंगे पादप और जंतुओं में अंतर क्या होता है दोस्तों। पादप का मतलब पेड़ पौधे होते हैं और जंतु का मतलब यह आपके जानते ही हैं। जंतु का मतलब गाय हो गई, भैंस हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, सभी जंतु में आएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, एक तरफ जो है पादप कोशिका, एक तरफ जंतु कोशिका। पादप कोशिका का आकार अनिश्चित होता है और जंतु कोशिका का आकार दोस्तों निश्चित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक ना। जो पादप कोशिका होती है इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक ना, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो पादप कोशिका होती है उसमें रसधानी बड़ी होती है और जो जंतु कोशिका होती है उसमें रसधानी बहुत छोटी होती है। एक एक दो दो आप लोग उदाहरण जानते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अनुकूलन क्या होता है दोस्तों, तो जीव जंतु जिस वातावरण में रहते हैं उनका शरीर भी उसी वातावरण में जीने के लिए विशेष लक्षण उत्पन्न कर लेता है। यह विशेष लक्षण उसके रंग, रूप, आकार, संरचना एवं स्वभाव में होते हैं, यही अनुकूलन कहलाता है। जैसे दोस्तों आपको बता दूं, कोई भी जंतु, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जंतु है जो कि आपका ठंडे प्रदेश में रहने के लिए उपयुक्त है। कुछ ऐसा जंतु है जैसे रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं। तो वह जो होता है वह बालू या रेत में चलने के लिए अपने को अनुकूलित कर लिया है। कौन? ऊँट। तो ऊँट जो अनुकूलन होता है दोस्तों, कोई भी जीव जंतु जिस वातावरण में रहता है वैसा ही अपने आप को ढाल लेता है या वैसा ही अपने आप को बना लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन दोस्तों दो तीन प्रकार के होते हैं, जलीय अनुकूलन, वायु अनुकूलन और स्थलीय अनुकूलन। तो जो जल में अनुकूलन होते हैं उसको जलीय अनुकूलन कहेंगे दोस्तों, जो वायु में होंगे उसको वायवीय अनुकूलन कहेंगे दोस्तों, और जो स्थल पे होंगे या भूमि पर होंगे उसको स्थलीय अनुकूलन कहेंगे। जलीय अनुकूलन, जलीय वातावरण में रहने वाले जीवों के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं जिनमें श्वसन के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिन्हें गलफड़े कहते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है जो तैरने में सहायता प्राप्त करता है। जैसे मछली हो गया, ऑक्टोपस हो गया। तो ऐसे जो कुछ जंतु हैं दोस्तों जो इनमें जलीय अनुकूलन पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जल में रहने वाले में जलीय अनुकूलन, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वायु अनुकूलन, जो वायु में रहते हैं। ठीक है, जैसे सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़ा जो होता है जल में पाया जाता है। जलकुंभी हो गई, ये भी जल में पाई जाती है। हाइड्रिला हो गया, जल में पाया जाता है। तो जो
सिंघाड़ा ही हो गया। तो सिंघाड़ा की जो आपके देखेंगे जो इसकी पत्तियां होती हैं इसमें वायु भरा होता है। क्या भरा होता है दोस्तों? वायु भरा होता है। और इसी कारण यह इनमें जल में रहने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात इसको हम लोग जलीय अनुकूलन की दृष्टि से देखेंगे दोस्तों। वायु अनुकूलन क्या होता है? जो वायु में रहते हैं या वायु में रहने के लिए उपयुक्त होते हैं उन्हें हम वायु अनुकूलन कहते हैं। जैसे कोई कुछ ऐसे पक्षी हो गए दोस्तों। पक्षी की जो हड्डियाँ होती है वो खोखली होती है, जो उड़ने में उसको मदद करती है। और जो इसके आकार होते हैं वे नुकीले होते हैं। जो मुंह की तरफ पक्षी होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, जो कि उड़ने में इसे मदद करते हैं। और जो इनकी हड्डियाँ जो होती हैं दोस्तों वो क्या होती हैं? हड्डियाँ इनकी खोखली होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? खोखली होती हैं इनकी हड्डियाँ। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखेंगे स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय जंतु में प्रजनन के लिए 4 पैर पाए जाते हैं। जैसे सांस लेने के लिए एक विकसित श्वास तंत्र पाया जाता है, इनको स्थलीय अनुकूलन कहेंगे। जैसे गाय हो गया, बिल्ली हो गई, भैंस हो गया, ये सभी क्या हैं दोस्तों? स्थलीय अनुकूलन की दृष्टि से कहे जाएंगे। ठीक है। आगे देखिएगा मरुस्थलीय जंतु व पौधे। जैसे मरुस्थल में रहने के लिए जो अपने आप को उपयुक्त मान लेते हैं उन्हें मरुस्थलीय पौधे या जंतु कहते हैं। जैसे मरुस्थल में ऊँट ही हो गया, ठीक ना, या लंबे समय तक बिना पानी पिए हुए रह सकता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, जो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। ठीक ना, ये बात को आप लोग ध्यान देंगे रखेंगे। ठीक ना, मरुस्थलीय पौधे में जैसे कुछ ऐसे पौधे हो गए जिसको नागफनी कहते हैं दोस्तों। नागफनी की बात कर लें तो नागफनी की पत्तियां नुकीली होती हैं। क्यों नुकीली हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम होती है मरुस्थल में, और जब इनका जलवाष्प के रूप में इनका वाष्पोत्सर्जन इनकी पत्तियों से जल का हो जाता है तो जल की पत्तियां धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ कर एक कांटे का रूप धारण कर लेती हैं दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में पौधों को देखा जाए तो देखिए जंतुओं का रंग प्रायः सफ़ेद या हल्का होता है। ये गर्मियों तथा पतझड़ में बहुत खाते हैं और ऊर्जा एकत्र कर लेते हैं। ये सर्दियों में कई माह तक सोते हैं और इनकी त्वचा नीचे वसा की परत होती है। पर्वतीय क्षेत्र के जो पेड़ पौधे हैं उनके जंतु हैं उनके बारे में कह रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा पौधों की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र के पौधों की लंबाइयाँ कम होती है और इनकी पत्तियाँ सुई की तरह नुकीली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि पत्तियों पर जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है दोस्तों तो जल की मात्रा कम होने के कारण ये पत्तियाँ जो होती हैं वे कांटे का रूप धारण कर लेती हैं दोस्तों। इस बात ध्यान रखिएगा। स्वपोषण किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि स्वपोषण किसे कहते हैं। ऐसे पौधे या ऐसे जंतु जो अपना स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं उन्हें हम स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि स्वपोषण का रूप जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये स्वयं भोजन अपना बना लेते हैं, इस कारण इसको हम लोग दोस्तों स्वपोषण की दृष्टि में रखेंगे। पर पोषण क्या होता है? अर्थात वे पौधे या वे जीव जंतु जो दूसरे पर आधारित होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पर पोषण। स्वपोषण में जैसे पेड़ पौधे आ जाएगा, पर पोषण में जैसे मनुष्य भी आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएंगे, एक दूसरे पर आधारित रहते हैं जैसे गाय भैंस या दूसरे पर आधारित हैं, इस कारण इनको हम पर पोषण कहेंगे। कीट भक्षी पौधे किसे कहते हैं दोस्तों? भक्षी का मतलब होता है खाने वाला और पौधे का मतलब पौधा और कीट। ठीक ना, वह कौन सा पौधा है जो कीट को भक्षण कर लेता है, जो कीट को खाता है? वे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं उन्हें हम कीट भक्षी पौधे कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए यूट्रिकुलेरिया हो गया, ड्रोसेरा हो गया, घटपर्डी हो गया, सभी लोग ये सभी जो हैं या कीटभक्षी पौधे की दृष्टि में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार इस पर जरूर ध्यान दीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ध्यान से देखिए। 6CO2 + 6H2O प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह बनाता है 6H12O6 + 6O2 + ऊर्जा। ठीक ना, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों C6 यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे C रहेगा, C6H12O6 और +6O2 और प्लस ऊर्जा। यह जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो कि काफ़ी बार यह पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसका सूत्र को लिखिए। आप इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने जितने क्वेश्चन पढ़े उतने क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए लिखा हूँ। कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? तो वे पौधे जो कीटों का सेवन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताइए, जो अभी बताया हूँ 6CO2 वाला। ठीक ना, पादप व जंतु कोशिका क्या है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इस पर आप लोग टिप्पणी करना है। मरुस्थलीय अनुकूलन क्या होता है? वे पेड़ पौधे जो मरुस्थल में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं उसे हम मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। यही बात इसमें मैंने बताया। पर्वतीय अनुकूलन क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं वो पहाड़ों पर रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे हम पर्वतीय अनुकूलन कहते हैं दोस्तों। तो अगर इतना आप लोगों ने जान रखा है तो आप लोग काफ़ी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों यहाँ पर
वनस्पति जगत जो कि दूसरा वाला पार्ट है। और इस वाले चैप्टर को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।